नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। इसकी सूत्रोत्पत्ति या न्यूमेरिकल निश्चित आता है, अक्सर एक साल बाद या 2 साल बाद रिपीट होता रहता है। तो आप ध्यान से समझो, बहुत आसान है। इस चित्र एक में, पहले चित्र को समझो। चित्र एक में दो समांतर धारावाही चालक हैं, पी क्यू और आर एस, जिनमें प्रत्येक की लंबाई L है। उनमें धारा I1 व I2 एक ही दिशा में बह रही है, ऊपर की ओर बह रही है। इनके बीच की दूरी R है। चित्र 2 में धाराएं विपरीत दिशा में बह रही हैं, बाकी सब जो कहते हैं वही है। मानी दोनों में I1 I2 के बीच की धारा बहती है, दोनों की लंबाई एक है। तो सबसे पहले हमें, वैसे अभी मैं एक बार समझाता हूँ, हमें इसमें बल निकालना है कि इस चालक और इस चालक तार में बल कैसा लगेगा, इस चालक और इस चालक तार में बल कैसा लगेगा। तो अब मैं पहले समझाता हूँ, पहले समझने का प्रयास करो। देखो, दोनों में धाराएं बह रही है, बीच की दूरी है। तो सबसे पहले हमें बल ज्ञात करना है। बल का सूत्र होता है F बराबर I L B sin थीटा या I B L sin थीटा। तो इसमें आपको B पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम B पता करने के लिए पता और दिशा, यानी मान और दिशा दोनों ज्ञात करने के लिए हम मान ज्ञात करने के लिए वही लगाएंगे। किसी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू0/2 पाई इंटू I अपॉन R, जो आप पढ़ चुके हो। तो परिमाण ज्ञात करने के लिए, दिशा के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, फिर ध्यान समझो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 प्रयोग करते हैं। इसके अनुसार ये उस बिंदु को प्रदर्शित करती हैं उंगलियां जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होती है। परिमाण के सूत्र से निकालते हैं, और 2-3 सूत्र बताए थे, 3 में से किसी से भी निकालो। किसी से भी दिशा ज्ञात करने के लिए होती है, उस बिंदु को प्रदर्शित करती है जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है। ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो जो हथेली के धक्का देने की जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये हुआ फ्लेमिंग के दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। इससे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालें। जैसे इस चित्र में इस धारा के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। जब इस चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र पता हो जाए तो फिर हम इसको बल की दिशा ज्ञात करेंगे। तो अभी आपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की, अब आप बल की दिशा ज्ञात करेंगे। तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए आप धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में होता है, स्टार्टिंग में बताया था। तो धारावाही चालक तार पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दोनों में से कोई यूज करो। ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये धारा की दिशा को, तो हथेली के धक्का देने की दिशा बल की दिशा होती है। ऐसे इसको करें, ये चुंबकीय क्षेत्र की, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये धारा की दिशा को, तो ये अंगूठा की जो दिशा होती है ये बल की दिशा होती है। तो अब मैं इसको दोनों को समझाता हूँ, ध्यान से समझो। सबसे पहले इस चालक तार के कारण इसके किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो इसमें धारा ऊपर की ओर बह रही है, तो ये धारा की दिशा को, ये बिंदु, किसी भी बिंदु पर ये बिंदु को प्रदर्शित करेगा। तो RS पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इस तरह से होगी, ब्लैक बोर्ड के लगभग अंदर की तरफ होगी। तो RS पर जो चुंबकीय क्षेत्र B1 की दिशा है, यह ब्लैक बोर्ड के लगभग अंदर की ओर है। किस नियम से? फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से। अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 से बल की दिशा ज्ञात करें। तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र लगभग अंदर की ओर, धारा ऊपर की ओर बह रही है, तो इस पर बल इधर की ओर लगेगा। इधर की ओर माने PQ की ओर बल लगेगा। अब इस पर देखो, इस पर बल किधर लगेगा? तो वही तरीका, इस धारा के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। किस नियम से? फ्लेमिंग के दाएं हाथ
बल की दिशा ज्ञात करेंगे, इस पर लगने वाले बल की दिशा, उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। तो सबसे पहले देखो धारा की दिशा ज्ञात करेंगे। ये धारा ऊपर की ओर बह रही है, ये बिंदु है, तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा लंबवत बाहर की ओर होगा। मान पी क्यू के किसी भी चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र ब्लैक बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर होगा। देखो मैंने ये चित्र बनाया, B2 ब्लैक बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर है। अब आप देखो इसमें बल, अब हम लगाएंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा की दिशा, ये बल की दिशा। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, ब्लैक बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर है, धारा ऊपर की ओर बह रही है, तो ये बल इधर की ओर है। इसका मतलब ये होगा कि जब दो समांतर धारावाही चालकों में धारा एक ही दिशा में बहती है दोनों में, तो दोनों के बल एक दूसरे की ओर लगते हैं, दोनों पर बल एक दूसरे की ओर लगते हैं। तो जब दो बल एक दूसरे की ओर लगते हैं तो इसे हम आकर्षण बल कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जब समांतर धारावाही चालकों में धारा एक ही दिशा में बहती है तो आकर्षण बल लगता है दोनों में। अब इसको समझो, इसमें देखो इसमें धारा नीचे की ओर बह रही है, इसमें डायरेक्शन हमने चेंज कर दी नीचे की ओर, तो इसके कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये बिंदु, ये धारा, तो यहाँ पर जो दिशा होगी वो लंबवत नीचे की ओर होगी। तो देखो B1 की दिशा ब्लैक बोर्ड के लगभग अंदर की ओर है। अब इस पर हमें बल ज्ञात करना है। तो देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये धारा की दिशा को, तो ये बल की दिशा को बताया। तो इस तरह से कहेंगे तो ये बल की दिशा लगेगी, तो RS पर जो बल लगेगा बाहर की ओर लगेगा, उधर की ओर लगेगा। इसी प्रकार अब हम इसकी I2 धारा के कारण इसके किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें। सूत्र तो मैंने बता दिया, इसी तरह से निकालना है। तो आप इसमें देखो धारा नीचे की ओर बह रही है। अब आप लगाएंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। देखो धारा नीचे की ओर, तो ये बिंदु है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर लगेगा। किस पर? इस पर अंदर की ओर लगेगा। तो देखो ये B2 की दिशा लंबवत अंदर की ओर है, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर है। अब इस पर बल कैसा लगेगा? देखो चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर, किस नियम से? फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से। तो ये बल चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, धारा ऊपर की ओर, तो इस पर बल इधर की ओर लगेगा। या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा, ये बल, तो ऐसे लगा तो बल इधर की ओर लगेगा। अब उसी प्रकार से इस I1 के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपने ज्ञात कर ली, इस पर बल भी ज्ञात कर लिया। अब क्या करना है आपको? अब आपको इसके कारण आपने, तो ये जो दो बल पढ़े आपने, जैसे इधर की ओर लगा, इसमें इधर की ओर लगा, तो ये कौन सा बल लगा? प्रतिकर्षण। तो जब दोनों में धारा विपरीत दिशा में बहती है तो प्रतिकर्षण बल लगता है, जब दोनों में धारा एक ही दिशा में बहती है तो आकर्षण बल लगता है। ये मैंने आपको समझा दिया। अब आती है इसकी सूत्रीयता। दोबारा ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, इसकी वीडियो को 2-3 बार देखोगे और समझोगे, तो वही मैंने जो समझाया, देखा है PQR दो समांतर धारावाही चालकों में I1 व I2 की धारा बह रही है, समांतर हो, बीच की दूरी सबकी स्मॉल r है, प्रत्येक की लंबाई L है और उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। चित्र 1 का वर्णन किया है। इसी प्रकार आप चित्र 2 का भी वर्णन कर सकते हो, सिर्फ दिशा बदलेंगी, बाकी सब कुछ नहीं बदलेगा। तो देखो चित्र में PQ के कारण RS पर चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर μ0/2 × I1/r, दिशा लंबवत नीचे की ओर, इस पर लंबवत कहाँ की ओर लगेंगे? नीचे की ओर। अब RS पर बल F2 बराबर I2, इसमें I2 एम्पीयर की धारा है, B1 L sin 90, B1 का मान हमने यहाँ से रख दिया, I2 μ0/2 I1/r × L, या μ0/2 I1 I2/r × L, ऐसे भी कर सकते हो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बराबर इसको आप बराबर μ0/2 I1 I2/r × L, ऐसे भी लिख सकते हो।
प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F1 बटे L बराबर F2 में L का भाग दे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बटे R। समीकरण नंबर 2। तो अब दिशा P Q की ओर, दिशा P Q की ओर, ये P Q की ओर। इसी प्रकार इसके कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर, क्योंकि I2 एम्पीयर की धारा बह रही है, B2 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I2 बटे R। अब इसमें देखो दिशा लंबवत नीचे की, दिशा लंबवत नीचे की, B2 का मान दिशा लंबवत नहीं, दिशा ऐसे लगेगी लंबवत बाहर की ओर लगेगी, दिशा लंबवत बाहर की ओर लगेगी। देखो इधर दिशा लंबवत बाहर की ओर लगेगी। अब PQ पर लगने वाला बल F1 बराबर I1 B2 L sin 90। I1 B2 का मान रख देंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I2 बटे R इंटू L। F1 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बटे R इंटू L, दिशा RS की ओर। देखो RS की ओर, तो दोनों एक ही दिशा में है, तो आकर्षण बल लगेगा। तो इसका मतलब ये होगा RS की ओर, ये हो गया F1 का। प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला F1 अपॉन L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बटे R। तो दोनों चित्र 2 और 4 में दोनों चालकों में देखो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र बराबर देखो F अपॉन L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 बटे R। इसमें भी देखो F1 अपॉन L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 बटे R। तो अर्थात समीकरण 2 और 4 दोनों मान बराबर है। तो क्या कंक्लूजन निकला कि दो समांतर धारावाही चालकों में प्रत्येक चालक की प्रति एकांक लंबाई, प्रत्येक चालक की प्रति एकांक लंबाई प्रति एकांक लंबाई पर बल F अपॉन L बराबर म्यू 0 बटे 2 पाई इंटू I1 I2 बटे R। प्रति F अपॉन L बराबर म्यू 0 बटे 2 पाई इंटू I1 I2 बटे R। अब चित्र 2 में प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये तो मैंने समझा दिया। अब इसके बाद है इसका प्रायोगिक प्रदर्शन। नेक्स्ट है इसका प्रायोगिक प्रदर्शन, मैंने जो आपने पढ़ा दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, इसमें पढ़ा जब दोनों समांतर धारावाही चालकों में धारा एक ही दिशा में बहती है तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है, और यदि धारा विपरीत दिशा में बहती है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इसको समझाने के लिए एक प्रयोग है, इसमें ये पारा आ रहा है, पारा का प्रश्न उत्तर होता है, तो इस तरह से पारा उत्तर के आकार का है। इसमें एक दृढ़ आधार है, ये दृढ़ आधार है, दृढ़ आधार में एक स्प्रिंग पारे में लगी है, दूसरे में एक सेल से धारा प्रवाहित कराते हैं, एक संबंध कर देते हैं स्प्रिंग से और दूसरे का संबंध कर देते हैं पारे से, इससे नहीं जोड़ते हैं, दूसरे से पारे से कर देते हैं। तो इस चित्र में जब धारा इस तरह से बहती है तो आप देखो ये फेरा, ये वाला फेरा और ये वाला फेरा, या ये वाला फेरा, ये वाला फेरा, या ये वाला फेरा और ये वाला फेरा, ये परस्पर समांतर है। और समांतर के साथ साथ देखो इसमें धारा एक ही दिशा में बह रही है, देखो इसमें और इसमें धारा एक ही दिशा में बह रही है। तो ये समांतर धारावाही चालक की भांति व्यवहार करता है, और ऐसे समांतर धारावाही चालक की भांति व्यवहार करता है प्रत्येक फेरा जिसमें धारा एक ही दिशा में बहती है। और जब धारा दो समांतर धारावाही चालकों में धारा एक ही दिशा में बहती है तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। तो स्प्रिंग का प्रत्येक फेरा एक दूसरे को आकर्षित करता है, और जब स्प्रिंग का प्रत्येक फेरा एक दूसरे को आकर्षित करता है तो स्प्रिंग सिकुड़ जाती है। स्प्रिंग सिकुड़ जाती है तो स्प्रिंग का जो निचला सिरा है वो पारे से अलग हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। पारे से ऊपर उठ जाता है तो धारा बहना बंद हो जाती है। धारा बहना बंद हो जाती है तो फिर स्प्रिंग अपने भार के कारण नीचे
फिर पारे में गिर जाता है, और जब पारे में फिर गिर जाता है तो पारा विद्युत का चालक है, तो फिर धारा उसी तरह से बहने लगती है, और जब धारा फिर उसी तरह से बहने लगती है तो फिर ये समांतर धारावाही चालकों की भांति कार्य करता है, जिनमें आकर्षण बल लगता है, तो फिर ये स्प्रे में आपस में सिकुड़ती है। तो इस प्रकार से स्प्रे में स्प्रिंग जो है वो सरल आवर्ती गति करते हैं, ऊपर नीचे एक निश्चित आवृत्ति से एक सरल आवर्ती गति करती है। तो ये है इसका प्रायोगिक प्रदर्शन, इसको आप अपने घर में लिख लोगे। हमने बच्चों ये परिभाषा मुझसे छूट गई थी, एम्पियर की परिभाषा, तो ये तो प्रायोगिक प्रदर्शन से पहले इसको आप लिख लेंगे, ये परीक्षा में अक्सर आती है। अब जब आता है कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, I बराबर Q अपॉन T से ऐसे करते हैं, यदि Q बराबर 1 कूलम, T बराबर 1 सेकंड है तो I बराबर 1 एम्पियर ऐसे करते हैं। ये गलत है। इसका मतलब वो बच्चे क्या लिखते हैं, जिसको कुछ नहीं आता, एकांक कूलम आवेश एकांक समय में बहता है तो उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा उससे नहीं की जाती है, इसी से की जाती है। तो आपने अभी इससे पहले वाले इसी टॉपिक में पढ़ा था, प्रायोगिक प्रदर्शन से पहले, दो समांतर धारावाही चालकों में प्रत्येक चालक की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F/L बराबर μ0/2 पाई I1 I2 बटे R। हमें 1 एम्पियर समझाना है, तो I1 और I2 दोनों का मान 1 होगा मानेंगे, और R का मान भी 1 मानेंगे। तो इसमें यदि दोनों चालकों में तारों में 1 एम्पियर की धारा बहती है, अर्थात I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, अर्थात R बराबर 1 मीटर, तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल माने आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, कोई भी बल, F/L बराबर इस सूत्र से I1 का मान 1 रखो, I2 का मान 1 रखो, R का मान 1 रखो, तो ये हो जाएगा μ0/2 पाई, और μ0/2 पाई का मान होता है 2 × 10⁷ मीटर प्रति मीटर। तो अतः इससे निष्कर्ष निकला कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो दो समांतर धारावाही चालक तारों में बहती है, दोनों चालक तारों में 1 एम्पियर की धारा बहती है, जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो उनकी प्रत्येक चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल 2 × 10⁷ न्यूटन होगा। तो इसके न्यूमेरिकल आप कम से कम 8-10 न्यूमेरिकल लगाओगे, ये परीक्षा में निश्चित आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटे बच्चों, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप पर बलून। ये एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B है, इसमें एक आयताकार धारावाही लूप PQRS है, जिसमें I एम्पियर की धारा बहती है, जिसकी लंबाई, ये लंबाई वाली यहाँ है, PQ और RS इन दोनों का मान L है, और चौड़ाई QR और SP इन दोनों का मान B है। चौड़ाई को स्मॉल b से इंडिकेट करते हैं, चौड़ाई स्मॉल b है। किसी समय लूप के तल पर लंब व लूप की अक्ष, ये लूप की अक्ष है, ये चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा डिग्री का कोण बनाती है, तो ये बन जाएगा F2 या F2 और F4 जो होंगे वो SP और RS, F2 F4 का मतलब होगा SP और QR, मैंने लिखा होगा कहीं QR और SP, ये QR और SP जो कोण बनाएंगे ये बनाएंगे 90 - थीटा का कोण बनाएंगे, तो इन पर लगने वाला बल छूट होता है ILB sin थीटा। तो F2 बराबर R4 बराबर IL, लंबाई की जगह इनकी चौड़ाई हो जाएगी स्मॉल b इंटू b sin 90 - थीटा बराबर IBB cos थीटा। ये बराबर और विपरीत है, परंतु एक ही लूप की अक्ष पर कार्य करते हैं। देखो ये लूप की अक्ष है, इस एक ही लूप की अक्ष पर कार्य करते हैं, तो लूप की अक्ष पर कार्य करते हैं, इसलिए इनकी क्रिया रेखाओं की, बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी 0 हो जाएगी। तो ये लिखा है F2 बराबर F4 बराबर IBB बराबर व विपरीत, परंतु एक ही क्रिया रेखा पर कार्य करते हैं, इसलिए बलों की क्रिया रेखाओं से लंबवत दूरी बराबर 0 है। अतः बल, इसके कारण बल आघूर्ण, इसके कारण F2 और F4 के कारण बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म
टाउ1 बराबर बल गुणा क्रिया रेखाओं से लंबवत दूरी, तो बल है आई बी cos थीटा, क्रिया रेखाओं में दूरी 0 हो जाएगा। तो चौड़ाई वाली भुजाओं पर जो F2 और F4 बल कार्य करते हैं, इनके कारण जो बलाघूर्ण लगेगा वो क्या हो जाएगा 0। फिर देखो इस पर बलाघूर्ण 0 हो जाएगा। अब देखो लंबाई वाली भुजा पर, इस पर देखो ये जो धारा इस तरह से, चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से, तो इनके बीच में कोण 90 डिग्री का कोण, इसमें देखो धारा इधर की ओर, धारा वाई चालक, चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर, तो इसमें भी 90 डिग्री का कोण। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लंबाई वाली भुजाएं हैं ये चुंबकीय, जिनमें आई एम्पीयर की धारा बह रही है, इसमें आई एम्पीयर की धारा बाहर की ओर, इसमें नीचे की ओर बहती है, तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो इसकी F1, तो लंबाई वाली भुजाओं का मतलब हुआ PQ और RS पर लगने वाले बल F1 और F3 बराबर ILB sin 90 बराबर ILB होंगे। अब इसमें देखो, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की ओर हम लगाएंगे कौन सा नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। तो ये चुंबकीय क्षेत्र धारा F1 अंदर की ओर लगेगा, ये देखो बाहर की ओर लगेगा। तो जब ये अंदर की ओर, ये बाहर की ओर लगेगा, तो इसके कारण ये कुंडली घूमेगी, इस तरह से कुंडली घूमेगी। तो F1 उधर ऊपर की ओर लगना शुरू हो जाएगा, F3 नीचे की ओर लगेगा। तो अब हमें इनकी क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है, क्योंकि चौड़ाई वाली भुजाओं के कारण तो क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी 0 होगी। अब लंबाई वाली भुजाओं की क्रिया रेखाओं से लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। ये मान लो F1 है और ये F1 है और ये F3 है। देखो चौड़ाई इसकी भी है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी ज्ञात करने का तरीका सदा मैंने ये बताया है कि एक बल को पीछे की ओर मिलाओ, दूसरे बल से उस पर लंब डालो। तो देखो ये लंब डाल दिया, तो ये जो लंब की लंबाई है ये क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी कहलाती है। तो ये थीटा है, तो लंब की लंबाई हो जाएगी b sin थीटा। क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी कितनी हुई, स्मॉल b sin थीटा। तो इसलिए F1 और F3 के कारण बलाघूर्ण टाउ2 बराबर बल गुणा लंबवत दूरी ILB into b sin थीटा, L into b लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल ये कहलाता है। तो टाउ2 बराबर IAB sin थीटा। पूरे धारावाही लूप के कारण, तो लूप में लंबाई चौड़ाई दोनों भुजाओं के कारण लगने वाला बलाघूर्ण, तो इसको और इस दोनों को हम जोड़ देंगे। तो जब हम जोड़ देंगे तो धारावाही लूप पर बलगुण का गुण हो जाएगा टाउ1 धन टाउ2 बराबर 0 धन IAB sin थीटा, तो बराबर IAB sin थीटा। यदि इसमें n फेरे लूप n फेरे, यदि इसमें n फेरे, तो एक फेरे के लिए था, यदि इसमें n फेरे हैं तो बलगुण का गुण टाउ बराबर NIAB sin थीटा हो जाएगा। सदिश रूप में इसको लिखेंगे वेक्टर टाउ बराबर NIA क्रॉस b। अब थोड़ा आपको और समझना है, चित्र को आप पहले बनाएंगे फिर लिखेंगे। तृतीय चुंबकीय क्षेत्र के लिए, तृतीय चुंबकीय क्षेत्र के लिए तृतीय चुंबकीय क्षेत्र के लिए, तृतीय चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाता है, ये त्रिज्या के आकार के n और s है। ये त्रिज्या के आकार के n और s है। ये तो अब जैसे ये देखा जाए तो ये बल रेखाएं n से s की ओर जाती है, ये बल रेखाएं। तो यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में जो तृतीय चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही लूप पर बल, लूप की अक्ष पर बनने वाला कोण है, वो प्रत्येक स्थिति में यहाँ हो जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री। तो लगने वाला बलाघूर्ण टाउ बराबर हो जाएगा NIAB sin 90, sin 90 का मान 1 होता है, टाउ बराबर हो जाएगा NIAB, ये हो जाएगा। अब चाहे आप इसको ऐसे, ये मान लो इस तरह से लूप है, तो इसके लिए भी थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, तो टाउ बराबर NIAB। इसका मतलब है तृतीय चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो लूप है उस पर लगने वाला बलाघूर्ण होगा टाउ बराबर NIAB, और सेंट्रल धारावाही के लिए टाउ बराबर NIAB sin थीटा। इस तरह से इतना टॉपिक पूरा हो गया। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, ये परीक्षा में निश्चित आती है, दोनों टॉपिक आते हैं परीक्षा में। हम नेक्स्ट करते हैं।